हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं वेरियस लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में, जो कि आपके डिफरेंट लैब्स में जैसे बायोकेमिस्ट्री लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, पैथोलॉजी लैब में पाए जाते हैं, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इक्विपमेंट आपके सपोर्टर में पूछे जाते हैं। जो आपके प्रैक्टिकल होते हैं वहाँ इनके बारे में क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है और ये जर्नल भी आपके काम आने की चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट स्लाइड से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके कुछ इक्विपमेंट दिखाए गए हैं, जैसे दिस इज़ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उनको मैग्नीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। यहाँ पर आपके दो प्रकार के माइक्रोस्कोप दिखाए गए हैं। दोनों ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप हैं। इनमें विजिबल लाइट यूज होती है टू मैग्नीफाई एंड स्पेसिमेन और एन ऑर्गेनिज्म। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे इसे हम मोनोओकुलर लेंस कहते हैं। यहाँ पर एक आई पीस होता है। एक माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज हम यूज करते हैं। द फर्स्ट इज़ आई पीस, जो कि हमारी आंखों के क्लोज होता है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि जो हमारा स्पेसिमेन रखा होता है उसके क्लोज होता है, जो मैग्नीफाई मेनली करता है, जिसकी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन होती है। ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको। और जो दूसरा जो माइक्रोस्कोप यहाँ पर दिखाया, बाइओकुलर, इसमें दोनों आँखों से हम देख सकते हैं, यानी दो लेंसेज यहाँ पर, दो आई पीस यहाँ पर पाए जाते हैं। मोस्टली जो मोस्ट कंफर्टेबल माइक्रोस्कोप होता है वो बाइओकुलर होता है, क्योंकि इसमें दोनों आँखों से आप आराम से देख सकते हो। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ पैथोलॉजी लैब से आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बीएससी, एमएलटी, डीएमएलटी स्टूडेंट। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। जो सबसे पहला स्टार्ट है, इसमें स्टार्ट करते हैं। जो ये स्लाइड दी गई है, ये खास किस्म की स्लाइड होती है दोस्तों, जिसे हम इम्प्रूव्ड न्यू बार चैम्बर कहते हैं। जो मैनुअली हम काउंटिंग करते हैं आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो हमारे ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, उनकी काउंटिंग जो हम करते हैं वो हम इसकी हेल्प से करते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन से इसको चार्ज किया जाता है। ये इसका एरिया होता है जहाँ वर्किंग एरिया होता है। सबसे पहले इस पर डाइल्यूट करके स्पेसिमेन को डाला जाता है, और माइक्रोस्कोप से जूम करने के बाद कुछ ऐसा फील्ड हमें दिखता है, जिसमें ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, जिनमें हम डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट काउंट करते हैं। तो फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे आरबीसी का होता है, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का अलग अलग फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजल्ट निकाल लेते हैं। क्योंकि दोस्तों एक मतलब जो हमारी ड्रॉप का एक माइक्रो लीटर ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो उनको डाइल्यूट किए बिना हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो न्यू बार चैम्बर इज यूज्ड टू कैलकुलेट। ये आपका सीमन में जो स्पर्म काउंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, और डिफरेंट आपके जो फ्लूइड होते हैं, बॉडी फ्लूइड लाइक सीएसएफ में भी सेल्स काउंटिंग के लिए, यूरिन में भी आप काउंट कर सकते हो। सो ये बहुत ही यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है फॉर द पैथोलॉजी लैब। बैकबोन आप इसे पैथोलॉजी की कह सकते हो। नेक्स्ट वी हैव गाइज ईएसआर ट्यूब। यहाँ पर आपका वेस्टर ग्रीन ईएसआर ट्यूब दिखाई गई है। दो प्रकार की ईएसआर ट्यूब्स हमारी लैब में अवेलेबल होती हैं गाइज। फर्स्ट इज विंट्रोब एंड दूसरी जो आप होती है वेस्टर ग्रीन ट्यूब, जो कि यहाँ पर दिखाई गई है। अगर मैं लेंथ की बात करूँ वेस्टर ग्रीन ट्यूब की गाइज, 300 mm यहाँ पर लेंथ होती है इन सेंटीमीटर, वी कैन से 30 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंथ होती है। और डायमीटर की अगर बात करूँ 2.5 mm इसका डायमीटर होता है। वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब गाइज लंबी होती है और दोनों एंड से ओपन होती है। हम इसमें ब्लड फिल करने के बाद इसको इस तरह से स्टैंड पे लगाते हैं फॉर दी 1 आवर, और 1 आवर के बाद हम जो इसके ऊपर वाली रीडिंग होती है ये नोट करते हैं कि कितनी आरबीसी सेटल हुई हैं। सो ये हमारा ईएसआर टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जो दूसरी ट्यूब होती है जो इस ईएसआर टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं हम, पैक सेल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो होती है गाइस हमारी विंट्रोब ट्यूब। मोस्ट कॉमनली विंट्रोब ट्यूब ही यहाँ पर इस्तेमाल होती है। विंट्रोब ट्यूब गाइस इसकी तरह उसमें भी हम
ब्लड को फिल करके 1 आवर तक रखते हैं और उसके बाद रीडिंग्स की ली जाती है। सो नेक्स्ट वी हैव द सालिस हीमोग्लोबिन मीटर सेट। ये हीमोग्लोबिन जो मैनुअल हम हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करते हैं उसके लिए गाइस ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है और मोस्टली सभी जो हमारे लैब एक्सपर्ट होते हैं, जो लैब स्टूडेंट होते हैं, सभी के द्वारा ये इंस्ट्रूमेंट यूज्ड होता है। कॉमनली सभी ने देखा होता है अपनी लैब्स में। और ये डिफरेंट ये जो पूरा सेट होता है इसमें 3-4 तरह के जो हमारे इक्विपमेंट इसमें हमें मिलते हैं। सबसे पहला है कंपैरेटर गाइस, ये आप देख सकते हो यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें हम कलर कंपेयर करते हैं। सारे जो हमारे रिएजेंट है वो ऐड करने के बाद, ब्लड सैंपल ऐड करने के बाद डाइल्यूशन साथ में करते रहते हैं और इसमें कलर कंपेयर करते हैं। जब हमारा कलर इनसे मैच होता है तो उसके बाद हम रीडिंग ले लेते हैं। सो इसके साथ ही जो हमारा हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है, एक ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है जिस पर हमें HB इंडिकेट करता है। तब ये जो ट्यूब अंदर दिखाई गई है ये यही ट्यूब है। अब जब इस ट्यूब का कलर और इन कंपैरेटर का कलर सेम हो जाता है और वो उसकी रीडिंग हम लेते हैं। अगर वो 12 तक आकर सेम हो जाता है तो फिर 12 हमारा हीमोग्लोबिन की रीडिंग रहती है। अगर 16 पर रहता है तो 16 हमारे हीमोग्लोबिन की रीडिंग रहती है। अगर मैं रिएजेंट की बात करूँ तो सो गाइज यहाँ पर हमारा N/10 HCl यूज़ किया जाता है। ये गाइज क्या करता है, हमारे जो RBCs है RBC को ब्रेक करता है और उसके बाद हीमोग्लोबिन से हेमेटिन की फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद हम जो हमें कलर दिखता है वो एसिड हेमेटिन का कलर दिखता है। और ये हमारी हीमोग्लोबिन पीपेट होती है जिसका वॉल्यूम होता है 20 माइक्रोलीटर, फिक्स रहता है। 20 माइक्रोलीटर से हम अगर ज़्यादा ब्लड डाल देंगे टेस्ट में तो आपका रिजल्ट में हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, कम लोगे तो कम हीमोग्लोबिन शो करेगा। दिस इज़ एन स्टेरर जो कि मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव RBC पीपेट। ये पीपेट गाइज हम यूज़ करते हैं टू चार्ज द न्यू बार चैम्बर। इसमें हम जैसे सबसे पहले तो ब्लड लेते हैं, उसके बाद जो RBC का रिएजेंट होता है वो सक करते हैं। उसके बाद इस ब्लड से हम चार्ज करते हैं हमारे न्यू बार चैम्बर को, जो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में दिखाया था। उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप कैलकुलेट करते हैं RBCs। दूसरी आपके यहाँ पर दिखाई गई है WBC पिपेट। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है गाइज, कई बार तो ये टॉप जो होता है माउथ पे जो आपका लगा होता है ये डिफरेंट होता है। इसमें वाइट, WBC वाले में वाइट होता है और RBC में रेड होता है। बिकॉज ऑफ कलर जो आपका RBC का रहता है रेड रहता है और WBC का आपका कलर वाइट रहता है। दूसरा जो डिफरेंस रहता है ये बीड का रहता है। बीड भी आपको रेड दिखेगी इन केस ऑफ RBC पिपेट एंड वाइट दिखेगी इन केस ऑफ WBC पिपेट। सो गाइज नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर एक फोचेट एल्बिनोमीटर दिखाया गया है जिसमें हम यूरिन में जो एल्ब्यूमिन होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, एक्सक्रीट अगर हो रहा है तो उसका अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे यहाँ पर ये फोचेट एल्बिनोमीटर शो किया गया। और डिफरेंट जो हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर्स होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री लैब में होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। इन पर गाइस वॉल्यूम लिखी होती है कि कितनी वॉल्यूम का हमारा ये सिलेंडर है या फिर फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क होते हैं, सिलेंडर फ्लैट बॉटम फ्लास्क होते हैं। सो ये बहुत सारे हमारे ग्लासवेयर्स होते हैं लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट वी हैव टेस्ट ट्यूब का गाइज आप सभी को पता ही होगा। टेस्ट ट्यूब तो हम बिल्कुल 10th क्लास से 9th क्लास से ही लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। सो ये आपकी विद वॉल्यूम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स दिखाई गई है। एक एंड यहाँ पर टेस्ट ट्यूब का ओपन होता है, दूसरा एंड क्लोज होता है। तो अगर पीपेट की बात करूँ, पीपेट में आपका दोनों एंड्स ओपन रहते हैं। पीपेट्स में दोनों एंड्स ओपन रहते हैं। सो पीपेट भी आपकी डिफरेंट वॉल्यूम की पाई जाती हैं जिनमें हम कॉमनली माउथ से सक करते हैं फ्लूइड, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं है। माउथ से फ्लूइड
खींचना एक मतलब कई बार क्या होता है कि जो रियल एसिड होते हैं या फिर बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, अगर वो हमारे मुंह में चले जाएं तो वो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। सो माउथ पिपेटिंग अलाउड नहीं होती मोस्टली लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट हेयर शोन इज पास्चर पिपेट। कॉमनली इसको फ्लूइड ट्रांसफरिंग पिपेट या फिर जो इसका नाम बताऊँ आपको तो पास्चर पिपेट कहते हैं। मोस्टली लोगों को इसका नाम नहीं पता होता, जस्ट ओनली पिपेट इसे कहते हैं। नेक्स्ट इज वेइंग स्केल, जो हमारी बायोकेमिस्ट्री लैब में थोड़ा थोड़ा जो हमें बिल्कुल लेस क्वांटिटी के लिए जो ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में साल्ट मापने होते हैं, वे करना होता है उनका, तो उसके लिए डिजिटल वेइंग स्केल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव वाटर बाथ। वाटर बाथ गाइज हम इंक्यूबेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं लेबोरेटरीज़ में, बायोकेमिकल लेबोरेटरीज़ में बहुत इसका इस्तेमाल होता है। अगर टेम्परेचर की रेंज की बात करूँ मैं यहाँ पर आपको 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस आपका दिया होता है। इस वाटर बाथ इसको इसलिए कहते हैं हम गाइज क्योंकि हम यहाँ पर इतना इसको ना वाटर से फिल करते हैं और उसके बाद वो वाटर गर्म होता है और उसी से हमारा जो इसमें जो भी सब्सटेंस है वो हीट अप होता है, इसलिए इसे हम वाटर बाथ गाइज कहते हैं। इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्यूबेशन। नेक्स्ट वी हैव दीज आर सम इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम हिस्टोपैथ लैब्स। इसमें आपका देख सकते हो आप वैक्स बाथ यहाँ पर दिया गया है, जो कि वैक्स को गर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। गाइज जो टिश्यू प्रोसेसिंग होता है हमारा इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसके लिए वैक्स भी यूज़ की जाती है और वैक्स को मेल्ट करने के लिए हमारा वाटर वैक्स बाथ होता है। और वैक्स बाथ का टेम्परेचर जो होता है वो एक 52 डिग्री सेल्सियस टू 59 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि इससे अगर टेम्परेचर एक्सीड करेगा तो हमारा वैक्स ख़राब होने लगेगा, और इससे अगर 52 से नीचे आएगा तो सॉलिडिफाई हमारा वैक्स होने लग जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक टिश्यू बाथ। आफ्टर कटिंग द टिश्यू इन माइक्रोटोम जो कि हमारा टिश्यूज़ को बहुत ही स्मॉल स्लाइसिस में काटता है, बिल्कुल नैनोमीटर उसका थिकनेस होती है। सो उसके बाद हम टिश्यू स्लाइसिस को सीधा इसमें रखते हैं वाटर फ्लोटिंग बाथ में, और उसके बाद उसको सीधा स्लाइड पर ट्रांसफ़र करते हैं। एंड दीज आर एल मोल्ड्स। इनके बीच में हम क्या रखते हैं, छोटी छोटी वो ब्लॉक बनाने के लिए, जो पैराफिन वैक्स होती है हमारी, वैक्स के ब्लॉक बनाने के लिए, और उनके ऊपर फिर टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ 2 इंस्ट्रूमेंट है गाइज आपके इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम द माइक्रोबायोलॉजी लैब। वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट कॉमनली जो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कई बार पहचान में जो इंस्ट्रूमेंट नहीं आते। ये आपका ऑटोक्लेव दिया गया है। ऑटोक्लेव आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ एन बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज एन ग्लासवेयर और एनी अदर सब्सटेंसेस। एक प्रेशर कुकर की तरह गाइज ऑटोक्लेव काम करता है। जो ऑटोक्लेव की सेटिंग्स होती हैं डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पर, वो आपने याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव सीजेड फिल्टर। ये फ्लूइड फिल्ट्रेशन के लिए गाइज काम आता है। नेक्स्ट आप एक माइक्रोबायोलॉजी लैब में कि ये बायोसेफ्टी कैबिनेट आपने देखा होगा, क्योंकि गाइज जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में होता है वहाँ पर माइक्रोब्स होते हैं, और माइक्रोब्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं। कोई भी सैंपल है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से कंटेमिनेटेड हो सकता है, तो बड़ा ही सेफली हमें उन्हें हैंडल करना पड़ता है। और जैसे लेबोरेटरीज होती हैं, जैसे कोई हेमेटोलॉजी की लेबोरेटरी है, बायोकेमिस्ट्री की है, वहाँ पर मोस्टली हम फ्लूइड्स को मशीन के साथ प्रोसेस करते हैं। बट माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमें बहुत सारे फ्लूइड ऐसे होते हैं जो मैनुअली प्रोसेस करने पड़ते हैं, और उनमें सेफ्टी बरतना एक एसेंशियल है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक पीपीई पहने हुए एक लैब टेक्नीशियन या फिर डॉक्टर आप कह सकते हो, जो कि वर्क कर रहा है ऑन बायोसेफ्टी कैबिनेट में यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट पेट्री डिशेज गाइस कल्चर के लिए बहुत मतलब वाइडली यूज होती हैं। इनमें हम पहले कल्चर मीडिया डालते हैं, उसके बाद हमारा जो स्पेसिमेन होता है उससे इनोकुलेट करते हैं।
इनोकुलेशन के लिए जो यूज़ करते हैं हम, जिसका फोर्सेप का या फिर वायर का, उससे वो किस चीज़ का बना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। सो निक्रोम वायर की जो लूप होती है उसका इस्तेमाल हम करते हैं टू ट्रांसफ़र ए सैंपल टू द स्लाइड, सॉरी नॉट ऑन स्लाइड, पेट्री डिशेज। सो ये पेट्री डिशेज आप देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर दिखाई गई है। दीज आर माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट जो कि एक फिक्स वॉल्यूम हम माइक्रो लीटर्स में या फिर ml में इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन फ्लूइड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है गाइज, वायल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक लेबोरेटरी के लिए, क्लिनिकल लेबोरेटरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैंपल हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। सो सबसे पहले यहाँ पर आपकी दिखाई गई है EDTA वायल। EDTA वायल जो कि वाइडली यूज होती है हमारी लेबोरेटरीज़ में। इसमें एंटीकोएगुलेंट EDTA डला होता है जो कि ब्लड की कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है, और मोस्टली जो हमारी साइटोलॉजिकल स्टडीज़ होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सोडियम सिट्रेट वायल, सोडियम सिट्रेट वैक्यूटेनर। इसमें गाइस सोडियम सिट्रेट एज ए एंटीकोएगुलेंट होता है। ये जो हमारी कोएगुलेशन से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उनमें इम्पोर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट येलो वायल और SST, या जिसमें हम जेल का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बॉटम में आप जेल देख सकते हो, और ब्लड इसमें जल्दी से क्लोट होता है क्योंकि क्लोट एक्टिवेटर इसमें डाले होते हैं। और बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारा ब्लड इसमें वायल में फिल हुआ था, समझो इतना ब्लड फिल हुआ था, उसके बाद क्या होगा, हम इसको जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जो हैवी कंपोनेंट होते हैं जैसे हमारी RBC होती है, WBC होती हैं, वो गाइस नीचे चले जाते हैं बॉटम में, और जो जेल होता है हमारा, ये जेल बीच में आ जाता है, और ऊपर जो हमारा बच जाता है सीरम ऊपर बच जाता है। तभी ये प्रिवेंट करता है, जेल इनको सेल्स को और सीरम को दोनों को दोबारा से मिक्स नहीं होने देता। तो इसकी यही सिग्निफिकेंट होती है। और यहाँ पर एक विद द हेल्प ऑफ होल्डर आप एक देख सकते हो, एक टेक्नीशियन कलेक्टिंग ब्लड फ्रॉम फोरआर्म। सो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट वी हैव, यहाँ पर एक क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब का फ़ोटो बड़ा अच्छा दिखाया गया है। इसमें भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा कि क्या क्या रिएजेंट वगैरह रखे गए हैं। सो नेक्स्ट सबसे पहले यहाँ पर दिखाई गई है ब्यूरेट्स। दीज आर ब्यूरेट्स जो कि टाइट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। वन एंड पर इनके स्टॉपर लगा होता है, और हम एक फ़िक्स वॉल्यूम इसमें जो लिखी होती है वो इसमें फ्लूइड की डालते हैं, और उसके बाद टाइट्रेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है, ये एक फ़िक्स वॉल्यूम निकालने के लिए मतलब एक ही बोतल है, बोतल के ऊपर जो ये लगा हुआ है फिक्स वॉल्यूम निकालने के लिए यूज किया जाता है। और वेरियस पीपेट यहाँ पर शो की गई हैं, और ऊपर वाले पोर्शन में आप देखोगे बहुत सारे रिएजेंट आपके शो किए गए हैं। नेक्स्ट वी हैव द 2 or 3 थिंग्स मोर इज शोन हेयर। ये जो बोटल्स दिखाई गई हैं, दीज आर ब्लड कल्चर बोटल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माइक्रोबायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया पूछा जाता है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है RCM मीडिया। RCM जिसका हम नाम लेते हैं रोबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ जिसे हम कहते हैं। और ये दोस्तों एनारोबिक कल्चर के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो बैक्टीरिया जो एयर की प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकते, उनको हम RCM मीडिया में ग्रो करते हैं। और RCM मीडिया के अलावा जो अदर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जो कि एनारोबिक बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है मैकिन्टोश जार। या आप एक मैकिन्टोश जार देख सकते हो। और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारी लेबोरेटरीज़ में, और ये एक छोटा सा मैंने वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, जो कि मुझे मोटिवेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।